हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर अभी तक हमने कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बारे में अभी तक हमने सब कुछ स्टडी किया है। आज हम एक्सपांसन वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक्सपांसन वाल्व है क्या, उसका फंक्शन क्या है और उसमें किस तरीके से रेफ्रिजरेंट अंदर इनटेक होता है और किस तरीके से आउटलेट होता है उसका, और उसके दौरान उसके फेज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब हमको आज स्टडी करना है। तो वो सब के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंशन वाल्व जो है वो मैं बुक की जो फिगर है उसमें से आपको समझा रहा हूँ, जिसकी बदौलत आपको आसानी से समझ में आ सके। और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो मैं पूरा पीपीटी के ऊपर आपको लेक्चर लूँगा, जिसकी बदौलत बिकॉज वो वर्किंग पीपीटी रहेगी। अगर मैं बोर्ड के ऊपर इसको समझाने जाऊँगा तो वर्किंग डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँगा तो आप उतना डीप में समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बुक की जो ड्राइंग है उसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इनटेक और आउटलेट, ये दो पाइप हम देख लें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाइप है आप देख सकते हो एक्सपेंशन वाल्व के लिए ये इनटेक है, ठीक है। इनटेक का मतलब ये है कि ये जो जगह है वो कहाँ से आ रही होगी, दैट मीन्स ये रिसीवर ड्रायर, ठीक है ना। बिकॉज जो हमारी सिस्टम है जो हमको पता है कि सबसे पहले क्या है तो कि कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से कहाँ जाएगा रिसीवर ड्रायर, रिसीवर ड्रायर से आता है एक्सपांसन वाल्व। अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एक्सपांसन वाल्व के ऊपर। हम यहाँ पे किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एक्सपांसन वाल्व। अब एक्सपांसन वाल्व जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं आज, तो उसका जो इनटेक है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो क्या है, रिसीवर ड्रायर। अब ये जो रिसीवर ड्रायर है वो क्या करता है तो कि रिसीवर ड्रायर का काम ये है कि जो कंडेंसर में से जो आया हुआ लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट, मेरे वर्ड को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बिकॉज वर्डिंग्स जो है उसके ऊपर पूरी सिस्टम डिपेंडेबल है। लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट, लिक्विड वेपर, बिकॉज यहाँ पे जो कंडेंसर, बिकॉज कंप्रेसर में से, कंप्रेसर को तो एक ही चीज़ चाहिए, कंप्रेसर को क्या चाहिए तो कि कंप्रेसर का इनटेक और आउटलेट ये दोनों कौन से फॉर्म में होना चाहिए तो कि कंप्रेसर का इनलेट और आउटलेट दोनों के दोनों एक ही फॉर्म यानी कि वेपराइज फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन अब कंडेंसर जो है उसका काम है हीट रिजेक्ट करना, यानी कि कंडेंसर जो है उसका मेन काम है हीट रिजेक्ट करना। तो कंडेंसर क्या कर रहा है यहाँ जो हमको समझना है। सो कंडेंसर यहाँ पे एक तरीके से कैसे काम करता है तो कि कंडेंसर जो है उसका इनटेक है हाई प्रेशर, क्योंकि कंप्रेसर में से हाई प्रेशराइज वेपर तो आई, लेकिन कंडेंसर हीट रिजेक्ट करते करते वो ठंडा पड़ता है अंदर रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट ठंडा पड़ता है। तो रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे ठंडा पड़ता है वैसे वैसे वो रेफ्रिजरेंट वेपर में से वो कौन से फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। वो वेपर में से कौन से फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि वो वेपर में से लिक्विड फॉर्म में यानी मॉइस्टी फॉर्म में आना शुरू होता है। लेकिन जब ये मॉइस्टी फॉर्म में आना शुरू होता है उस दौरान उसके अंदर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी अंदर ऐड हो जाते हैं। अब ये जो लिक्विड पार्टिकल्स अंदर ऐड हो जाते हैं वो जो भी है तो वो सब रिसीवर ड्रायर्स जो है उसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट जो है, एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट, उसको वो क्या करता है, दूर करता है। अब रिसीवर ड्रायर से जब वो आगे बढ़ता है तब उसका जो प्रेशराइज लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो कहाँ जाएगा, एक्सपांसन वाल्व। अब एक्सपांसन वाल्व जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व, आपको पहला याद रखना है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व। दूसरा एक्सपांसन वाल्व जो है उसको कह सकते हैं हम थर्मल एक्सपांसन वाल्व। पहला था जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व। सेकंड वन जो है उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपांसन वाल्व, दूसरे को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपांसन वाल्व। थर्ड वन जिसको हम कहते हैं फ्लोट वाल्व, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट वाल्व। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व है जिसके अंदर क्या रहता है कि ये एक्सपांसन वाल्व तो है। अब एक्सपांसन वाल्व का काम जिस तरीके से उसका नाम है उस तरीके से अगर हम समझने चाहें तो कि जो अंदर रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको वो क्या कर देगा, उसके फॉर्म को एक्सपांड करेगा, ठीक है। लेकिन
कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन वाल्व के अंदर वो सिर्फ फेज जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन वाल्व के अंदर वो प्रेशर को कोई भी तरीके से चेंज करने देता नहीं है, बिकॉज उसका जो इनलेट और आउटलेट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन वाल्व, उसका जो इनलेट और आउटलेट ये दोनों जो भी है वो दोनों सेम डायमेंशंस या तो माइनो डिफ्लेक्टिव डायमेंशंस के होते हैं। लास्ट वन पहले, दूसरा जो है वो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है। दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर जो है उसको इफेक्ट करता है थर्मल एक्सपांशन वाल्व। थर्मल एक्सपांशन वाल्व जो है उसको हम सुपर हीटेड डिग्री इनपुटेड टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम भी कहते हैं, जिसके हिसाब से इसके अंदर जब थर्मल एक्सपांशन वाल्व, दैट मीन्स कि इसके अंदर टेम्परेचर भी क्या किया जाता है, थोड़ा सा ऐड किया जाता है। अब ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व, तो थर्मल एक्सपांशन वाल्व के अंदर क्या होता है कि उसका जो इनपुट होता है जो रिसीवर ड्रायर से आ रहा है, और उसका आउटलेट, जो उसका आउटलेट है, जैसे हम समझने जाए कि उसका जो आउटलेट है वो कहाँ की तरफ जाएगा, वो जाएगा इवोपरेटर, EVAP इवापरेटर की तरफ जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ की तरफ जाएगा, इवापरेटर। अब इवापरेटर की तरफ जो जा रहा है, इवापरेटर का काम है टू इंक्रीजिंग ऑफ अ हीट इन अ रेफ्रिजरेंट, और इवापरेटर जो है वो हीट एडिशन का काम करता है। ठीक है, इवापरेटर क्या करता है, हीट एडिशन का काम करता है। अब हम इसके अंदर समझे कि इवापरेटर जो हीट एडिशन का काम कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो टोटली किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वेपराइज फॉर्म। ठीक है, तो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसके दौरान हमारे पास एक्सपांशन वाल्व है, जो एक्सपांशन वाल्व, अब उसका काम क्या है, तो कि टू एक्सपांड द प्रेशर एंड टू डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर while the transmitting of the evaporative, that means evaporator। अब evaporator जो है उससे पहले एक्सपांशन वाल्व लगाया गया, तो एक्सपांशन वाल्व जो लगाया गया उसका सबसे पहले तो काम क्या है, तो इवापरेटर के पहले जो एक्सपांशन वाल्व लगाया है, एक्सपांशन वाल्व का काम यह है कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर दे। जितना वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा उससे जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है रेफ्रिजरेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो इवापरेटर है आप देख सकते हो, तो इवापरेटर जो है उसको क्या करना है, हीट ऐड करना है, और जैसे उसको हीट ऐड करना है अंदर, तो हीट ऐड करेगा तो उसका मतलब है कि जहाँ जहाँ से वो ट्रांसफर होगा इवापरेटर में से, वहाँ पे वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, तो कि वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वो वेपर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं, तो हम जो एक्सपांशन वाल है अगर उसको हम थर्मल एक्सपांशन वाल यूज़ कर लें, तो थर्मल एक्सपांशन वाल अगर हम यूज़ कर लें तो सबसे मोस्ट एडवांटेजेबल चीज़ हमारे लिए ये है थर्मल एक्सपांशन वाल की, कि वो ऑलरेडी एक्सपांशन यानी कि इवापरेटर में जाने से पहले एक्सपांशन वाल जो है उसमें ही थोड़ा हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर हीट एडिशन किया जाएगा, उसके अंदर हीट एडिशन किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हो ये पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनलेट पोर्शन है, यानी कि ये रिसीवर ड्रायर से यहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये प्रेशर स्प्रिंग है, यानी कि प्रेशर है, यानी प्रेशर को मैनिपुलेट करने के लिए कि कितना प्रेशर रखना है। अगर ये हाई प्रेशर से आ रही है या लो प्रेशर से आ रही है, अगर लो प्रेशर होगा तो वो स्प्रिंग एक्सपांड ही रहेगी। अगर हाई प्रेशर है तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर के जो प्रेशर स्प्रिंग है ऊपर प्रेशर आएगा और प्रेशर क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जितनी डिफ्लेक्ट होगी उसके हिसाब से इसका गेट ओपन होगा। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये एडजस्टिंग स्क्रू है,
ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो वो एडजस्टिंग स्क्रू है। एडजस्टमेंट स्क्रू जो है वो इसके गेट को ओपन क्लोज करना, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो गेट है उसको ओपन और क्लोज रखना, किस तरीके से रखना है, तो वो जो है वो किस तरीके से, तो कि ये स्प्रिंग है उसके टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग का टेंशन भी किसके ऊपर, तो क्या एडजस्टिंग स्क्रू किसके ऊपर है, एडजस्टिंग स्क्रू के ऊपर डिपेंडेबल है। अब हमारे लिए यहाँ पे और एक चीज़ है जिसके बारे में हमको समझना है, तो वो है हीट सेंसिंग ट्यूब। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हीट सेंसिंग ट्यूब लगाई हुई है, ठीक है। अब ये हीट सेंसिंग ट्यूब क्या है, ये आप देख सकते हो यहाँ से ये जा रही है कैपिलरिटी ट्यूब के जरिए। कैपिलरिटी ट्यूब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। कैपिलरिटी ट्यूब यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको केशाकर्षण कहते हैं। केशाकर्षण का मतलब ऐसा होता है एकदम पतली सी, जिस तरीके से कपड़े को हम पानी में भिगोते हैं तो कपड़े को जैसे ही हम पानी में थोड़ा सा डालते हैं तो पानी कपड़े में चढ़ना शुरू कर देता है अपने आप, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं केशाकर्षण कहते हैं, यानी कैपिलरिटी कहते हैं। और इस तरीके से हम समझे तो एक कैपिलरिटी ट्यूब होती है। ये कैपिलरिटी ट्यूब में क्या होता है कि जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालते हैं या कोई भी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो अंदर का जो लिक्विड होता है वो कहाँ चढ़ना शुरू हो जाता है, वो ट्यूब के अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो जिसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हीट सेंसिंग ट्यूब है। ये हीट सेंसिंग ट्यूब जो है वो क्या करता है कि जिस तरीके से यहाँ से वो जो कैपिलरिटी फॉर्म में यहाँ से आया है वो धीरे धीरे उसकी पीएच जो है उसको मेज़र करते हुए वो कैपिलरिटी ट्यूब के जरिए कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। और कैपिलरिटी जो है उसकी राइज और फॉल को डिटरमाइन करता है और उसके हिसाब से उसके प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जबकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इक्विलाइजर पाइप है। इक्विलाइजर पाइप जो है वो इक्विलाइज करना करती है, इक्विलाइज करना कि जो एक्सपांसन वाल है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उसको क्या करना है, उसको इक्विलाइज करना है। अगर ये सही से इक्विलाइज नहीं रहा तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि ये सिस्टम बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इक्विलाइज करना भी ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे और एक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी और एक चीज़ है जो हम समझते हैं, जो एक्सपांसन वाल के अंदर आपको दिख रही होगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायाफ्राम है। अब ये डायाफ्राम किस लिए दिया हुआ है, तो कि ये पूरी सिस्टम को बकेट करने के लिए, बकेट क्लोज करने के लिए, और डायाफ्राम चैम्बर है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से बाउंसिंग एक्शन में रहता है, ठीक है। डायाफ्राम में दैट मीन्स जिस तरीके से हॉर्न रहता है वो किस तरीके से बाउंसिंग एक्शन में रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो डायाफ्राम बकेट है वो किस तरीके से बाउंसिंग एक्शन में रहता है। और ये बाउंसिंग एक्शन की वजह से ये क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर होता रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी रेफ्रिजरेंट अंदर आता रहेगा तो वो सभी रेफ्रिजरेंट, पूरा रेफ्रिजरेंट जो भी है वो अंदर जितना आ रहा है वो यहाँ पे डायाफ्राम से थोड़ा टकराएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे कैपिलरिटी ट्यूब जो है वो कैपिलरिटी ट्यूब जो है उसके अंदर भी वो घूमेगा और उसके प्रेशर और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। लास्ट वन होता है फ्लोट वाल। अब ये फ्लोट वाल क्या होता है कि जिस हिसाब से फ्लोट यानी जिस तरीके से कार्बोरेटर होता है तो कार्बोरेटर के अंदर फ्लोट रहता है। अब कार्बोरेटर के अंदर जो फ्लोट है वो तो उसको आपको काम पता ही है, जितना अंदर फ्यूल आएगा उसके हिसाब से फ्लोट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कार्बोरेटर पूरा भरा हुआ है तो वो जो फ्लोट रहता है वो पूरा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर के गेट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अगर ऊपर का गेट बंद हो गया तो वो फिर अंदर क्या होगा, तो वो आपको पता है कि अंदर बंद, अब वो अंदर कार्बोरेटर के अंदर अब फ्यूल आ पाएगा नहीं। अब यहाँ पे हम देखें जिस तरीके से आप देखो तो ये एक्सपांसन वाल्व, ठीक है। तो अब ये एक्सपांसन वाल्व के अंदर हमारे सिस्टम के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो इसका इनपुट है, अब यहाँ पे ये स्प्रिंग है और ये यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू है। अब जैसे हम एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग का जो टेंशन होता है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ से ये जो रेफ्रिजरेंट है वो जैसे यहाँ पे आया तो इसका जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और यहाँ से जब आउटलेट होगा तब भी वो क्या रहेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। ये सबसे मोस्ट डिफरेंट है इसका कि इस जगह पे जो रहता है वो क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कहाँ से आ रही है वो आपको पता है, यहाँ पे रिसीवर ड्रायर से आ रही है, ठीक है। और यहाँ का जो आउटलेट है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, तो कि इवोपरेटर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सपांसन वाल है, अब ये एक्सपांसन वाल कुछ इस तरीके से है कि वो जो एडजस्टिंग स्क्रू है, अगर एडजस्टिंग स्क्रू से अगर सेट हो पाता है तो हम उसको सेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर सेट नहीं हो पा रहा है एडजस्टिंग स्क्रू से, ठीक है, दैट मीन्स अंदर जो स्प्रिंग है उसको किस तरीके से हमको इसको सर्विस किस तरीके से करते हैं, स्प्रिंग का टेंशन किस तरीके से सेट करते हैं, वो हमारा सर्विस यानी मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमको समझना है। यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक्सपांसन वाल्व जो है उसका काम क्या है। कि एक्सपांसन वाल्व इन शॉर्ट हम बात करें शॉर्ट में, तो एक्सपांसन वाल्व एक काम करता है कि रिसीवर ड्रायर जो है, रिसीवर ड्रायर, ठीक है, कि रिसीवर ड्रायर जो है, रिसीवर ड्रायर से लेके वो एक्सपांसन वाल्व तक वो रेफ्रिजरेंट को पहुंचाता है। लेकिन रिसीवर ड्रायर में जो क्या था, तो कि रिसीवर ड्रायर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट था वो कौन से फॉर्म में था, तो कि वेपर लिक्विड मॉइस्टी फॉर्म, जबकि इवापरेटर में जाते ही वो कौन से फॉर्म में, अरे सॉरी, एक्सपांसन वाल्व में वो फिर क्या होगा कि रिसीवर ड्रायर ने उसको क्या कर दिया, तो कि मॉइस्चर दूर कर दिया और लिक्विड वेपर जो है वो लिक्विड वेपर को कहाँ पे डाल दिया उसने, तो कि एक्सपांसन वाल्व। और एक्सपांसन वाल्व के अंदर क्या है, तो कि सबसे पहला था कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व। तो ये कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व जो है उसको अगर हम देखने चाहें तो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व जो है उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व के लिए कि कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन वाल्व के अंदर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब उसका एक्सपांसन हो रहा होगा रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसके नाम के हिसाब से ये एक्सपांसन वाल्व, जबकि दूसरा है थर्मल एक्सपांसन वाल्व, दूसरा है थर्मल एक्सपांसन वाल्व। अब थर्मल एक्सपांसन वाल्व जो है उसके अंदर मैंने आपको जैसे आगे बताया कि वो क्या करता है, टेम्परेचर को इनबिल्ड करता है, यानी टेम्परेचर को भी और ऐड करता है, जिसकी वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है थोड़ा सा वहीं पे कौन से फॉर्म में आ गया होगा, थोड़ा सा वेपर फॉर्म में लाने की शुरुआत कौन करता है, एक्सपांसन वाल्व। लेकिन ये कौन सा, तो कि थर्मल एक्सपांसन वाल्व ये काम करेगा, थर्मल एक्सपांसन वाल्व। जबकि फ्लोट वाल्व जो हमने बताया आपको कि जो किसमें काम आता है, तो कि जो आपको समझ में आया होगा कि थर्मल एक्सपांसन वाल्व, सॉरी फ्लोट वाल्व किस तरीके से, तो कि फ्लोट वाल्व जो है वो क्या, तो कि फ्लोट वाल्व जिस तरीके से वो कार्बोरेटर के अंदर जिस तरीके से फ्लोट रहता है वो अप एंड डाउन होता रहता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जो बताया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है वो थर्मल एक्सपांसन है। बिकॉज यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, टेम्परेचर के हिसाब से और उसके प्रेशर के हिसाब से ये यहाँ पे क्या होगी, डिफ्लेक्ट होती रहेगी। जैसे ही यहाँ से प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट अंदर एंटर होगा उस हिसाब से यहाँ पे स्प्रिंग का क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन, और जितना स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन रहेगा उसके हिसाब से इसका गेट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और जितना गेट ओपन रहेगा उस हिसाब से यहाँ से ये बाहर की तरफ आउटलेट उसको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आउटलेट दिया हुआ है, और आउटलेट जो है, ठीक है, वो वेपर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है और यहाँ पे वेपर लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कि एक्सपांसन वाल्व खुद इसको लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसके लिए सिर्फ थर्मल एक्सपांसन वाल्व थोड़ा सा काम ये कर सकता है, बाकी तो ये जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है, वो इवापोरेटर का ही रहता है। ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो काम है कि टेम्परेचर जो है और जो फेज जो है लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट करने का, वो काम किसका रहेगा, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ इवापोरेटर का रहता है। लेकिन इन 10% ऑफ केसेस, यानी सिर्फ 10% जितना हिस्सा ही ये कन्वर्ट कर पाता है। जब एक्सपांड हो रहा हो तब उसका प्रेशर माइनर रिड्यूस होता है, प्रेशर माइनर रिड्यूस होता है तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो इस हिसाब से उसका टेम्परेचर और वो सब रिड्यूस होगा थोड़ा सा, और वहाँ पे थोड़े से वाटर पार्टिकल्स किस में आ जाएंगे, थोड़े से वेपर पार्टिकल्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर हाई होने की वजह से और प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे ये इस सिस्टम इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको एक्सपांसन वाल्व समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इवॉपरेटर के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसके ऊपर रहेगा, तो वो इवॉपरेटर के ऊपर रहेगा, जो हम इवॉपरेटर के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।